प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रशासकीय राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक पहले भाग में प्रशासकीय राज्य की अवधारणा के विकास के कारणों और इसके अर्थ को समझा। आज हम इस दूसरे भाग में प्रशासकीय राज्य की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इसके गुण दोषों का हम परीक्षण करेंगे और हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से प्रशासकीय राज्य की एक अवधारणा जो है वो सर्वव्यापक हो गई है। भारत में भी किस प्रकार से प्रशासकीय राज्य की स्थापना हो चुकी है और इस प्रकार ये एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि क्या भारत एक प्रशासकीय राज्य है। तो ये सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम प्रशासकीय राज्य में अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में फिर से हम कुछ बातें दोहरा लें। जैसा मैंने बताया था कि जो प्रशासकीय राज्य होता है वो किसी विचारधारा या दर्शन का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों के विस्तार की वजह से इसका जन्म होता है। इसमें कोई नई बात नहीं होती, ये राज्य का कोई एक विशेष नया दर्शन नहीं है, बल्कि इसमें क्या हो रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य जैसे जैसे उसका दायित्व बढ़ता जाता है, यानी राज्य का स्वरूप जैसे जैसे लोक कल्याणकारी होता जाता है, सरकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और इस प्रकार के क्षेत्रों में जैसे जैसे अपने कार्यों को बढ़ाती चली जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, उसके दायित्व में वृद्धि होने की वजह से उसके प्रशासनिक तंत्र का भी विस्तार होता जाता है। और चूँकि वर्तमान सभ्यता में जो कार्य होते हैं वो जटिल प्रकार के होते हैं, तकनीकी प्रकार के होते हैं, उसमें अनेक प्रकार के विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो परिणाम यह होता है कि राज्य ने जो दायित्व अपने ऊपर लिया है उन दायित्वों को अच्छे से निभाने के लिए प्रशासकीय अधिकारियों को उसकी निर्भरता बढ़ जाती है। इस प्रकार से निर्णय प्रक्रिया में निर्णयों को क्रियान्वित करना और जो योजनाएं कार्यक्रम क्रियान्वित की जा रही हैं उनके क्या प्रभाव पड़े उसका मूल्यांकन करना, उसमें कैसे संशोधन करना है और कैसे बेहतर बनाना है, फीडबैक लेना, ये सारे जो दायित्व होते हैं प्रशासनिक जो अधिकारी वर्ग है या तंत्र है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है। तो धीरे धीरे उसकी जो भूमिका है वह बढ़ती चली जाती है और इसलिए ऐसा प्रतीत होने लगता है कि दर्शन की दृष्टि से राज्य लोक कल्याणकारी है, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से वह कैसा बन जाता है, प्रशासकीय राज्य बन जाता है। यानी प्रशासनिक अधिकारी ही सर्वत्र जो है राज्य के कार्यों को या दायित्वों को संपादित करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो राज्य है इसकी कुछ विशेषताएं उभर कर आती है। चूँकि यह विशेषज्ञों का शासन होता है, इसमें अधिकारी तंत्र जो है विशेषज्ञ होते हैं, इसमें विशेषज्ञों का शासन होता है, तो हम इसको एक कह सकते हैं एक पॉजिटिव स्टेट होता है। पॉजिटिव से तात्पर्य है कि यह अपनी भूमिका को सीमित नहीं करता। यह क्या करता है, जितने भी प्रकार के सामाजिक विषमताएं हैं उनको दूर करने के लिए योजनाएं, नीतियां या कार्यक्रम बनाकर और उसको क्रियान्वित करना और जो यथास्थिति है उसमें परिवर्तन लाना। तो विकास प्रशासन के लिए यह क्या होता है, प्रोएक्टिव मेजर्स लेता है, यानी कि यह अपने तरफ से सक्रियता दिखाता है। जैसी स्थितियां हैं उसको बेहतर बनाने के लिए स्थितियों का आकलन करना, संसाधनों का आकलन करना और फिर योजनाएं बनाना, कार्यक्रम बनाना और उनको लागू करना ताकि सिचुएशन बेहतर हो, लोगों का जीवन बेहतर हो। तो इस तरह से यह जो है इसकी कार्यों की कोई सीमा नहीं होती। प्रशासकीय राज्य में कार्यों की कोई सीमा नहीं होती है। यह परिवर्तन लाना चाहता है, सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है। यह कुछ निश्चित लक्ष्य निर्धारित करता है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्रियाएं करता है और परिणामोन्मुखी होता है, मतलब ये चाहता है कि हमको परिणाम मिले। और इस प्रकार से प्रशासकीय राज्य को हम सकारात्मक कह सकते हैं, क्योंकि यह यथास्थिति में परिवर्तन करना चाहता है, लोगों के जीवन को बेहतर बनाना चाहता है और कोई भी जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र का कोई भी कार्य अछूता नहीं रहता। इसकी यह जिम्मेदारी होती है कि हम कैसे नागरिकों के जीवन के या उसके सर्वांगीण विकास के लिए हम कार्य करें।
देखो, ये एक विचारधारा से मुक्त, जैसा हमने पहले भी बताया था, इसकी अपनी स्वयं की कोई विचारधारा नहीं होती। जैसे अहस्तक्षेपवादी राज्य में हमने देखा या लोक कल्याणकारी राज्य में देखा, उसमें क्या है, एक विचारधारा है, एक सोच है, एक दर्शन है कि राज्य को ऐसा होना चाहिए, राज्य को ये करना चाहिए। प्रशासकीय राज्य जो है ये किसी विचारधारा या दर्शन से प्रभावित नहीं है, उसकी वजह से यह निर्मित नहीं होता है। यह तो अपने विशेषज्ञता की वजह से, और कह सकते हैं एक एफिशिएंसी और इकोनॉमी और एक एक्सपर्टीज़ जो है इसके पास, उसकी वजह से इसके दायित्वों में वृद्धि होती चली जाती है। तो यूँ कह सकते हो कि जैसे जैसे सभ्यताएं जटिल होती जा रही हैं और राज्य का मानव जीवन के मानव जीवन के विविध क्रियाओं में हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे राज्य जो है नागरिक जीवन को नियंत्रित करना चाहता है एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, वह जो है राज्य की भूमिका बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे प्रशासकीय राज्य की भी भूमिका बढ़ती चली जा रही है। तो ये यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है कि इसमें कार्यपालिका बड़ी प्रमुख हो जाती है। कार्यपालिका प्रमुख होने का मतलब होता है कि विधायिका और न्यायपालिका की तुलना में कार्यपालिका प्रशासकीय राज्य में प्रमुख भूमिका निभाती है, क्योंकि नीति निर्माण से लेकर और नीतियों के क्रियान्वयन तक ये जो सारे दायित्व होते हैं वो कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। और प्रशासकीय राज्य जो है वह विस्तार है कार्यपालिका का। जितने भी प्रकार के सरकार के जो हम कह सकते हैं क्रियात्मक भाग आपको दिखाई दे रहे हैं या कार्यात्मक पक्ष जो दिखाई दे रहे हैं सरकार के, वह सब कार्यपालिका होते हैं। और प्रशासनिक संस्थाओं का विस्तार होना प्रशासकीय राज्य का विस्तार होने के बराबर है, समतुल्य अवधारणा है। तो कार्यपालिका अनेक प्रशासनिक संस्थाओं के माध्यम से हमारे सामने प्रकट होती है और वो क्या करती है, जो राज्य का दायित्व है उस राज्य के दायित्व में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो आप चाहे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के देश हों, चाहे संसदात्मक शासन प्रणाली के देश हों, दोनों ही देशों में आप कार्यपालिका जो है वही सरकार बन जाती है, क्योंकि जनता की जो राज्य से अपेक्षा होती है उन अपेक्षाओं को कार्यपालिका ही पूरा करती है। अब इसकी जो एक और विशेषता, जैसे हमने चर्चा की बार बार, कि चूँकि यह विशेषज्ञों की संस्था होती है, लोक सेवकों की संस्था होती है। आप जानते हैं कि लोक सेवकों का जो उनकी जो नियुक्तियाँ की जाती है वो कार्य विशेषज्ञता के आधार पर की जाती है। तो इसलिए यह जो प्रशासनिक राज्य होता है वह नौकरशाही, वो एक्चुअली नौकरशाही है, वो लोक सेवक है और ये विशेषज्ञों की संस्था है। इसलिए जो भी दायित्व इनको मिलते हैं उनको वो करने में क्या होते हैं, माहिर होते हैं, पेशेवर होते हैं और उनको विशेष दक्षता हासिल होती है, ट्रेनिंग होती है, तो उस कार्य को करने में वो बेहतर होते हैं किसी और की तुलना में। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो प्रशासकीय राज्य होता है विशेषज्ञों के द्वारा इसमें शासन किया जाता है और इसलिए अन्य दोनों की तुलना में, यानी कि हस्तक्षेपवादी की तुलना में और लोक कल्याणकारी राज्य की तुलना में ये ज़्यादा कुशल, मितव्ययी, दक्ष होता है और यानी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन और उसकी डिलीवरी में ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो ये इसकी एक विशेषता है, क्योंकि यह विशेषज्ञों की संस्था होती है। इसके बाद आप देखिए कि ये जो प्रशासन है उसकी नागरिकों पर उसकी निर्भरता भी इसमें हम बढ़ती जाती है। आप देखिए प्रशासकीय राज्य की एक विशेषता है कि यह जो प्रशासन है, चूँकि वह क्लाइंट ओरिएंटेड होता है, आप कह सकते हैं कि जो उसे दायित्व सौंपे गए हैं उसके लिए वो कुछ लाभान्वित समूह का चयन कर लेता है और उन लाभान्वित समूह जो है या वर्ग है उसकी क्या आवश्यकताएं हैं उनसे बातचीत करना और उनकी समस्याओं को समझना और उस आधार पर योजनाओं का निर्माण करना, कार्यक्रमों का निर्माण करना और नीतियों को बनाना, उसको क्रियान्वित करना और ये देखना कि लाभान्वित जो समूह है वह उसको वास्तव में इसका लाभ मिला या नहीं मिला। उसमें अगर कोई विसंगति है, जो अपेक्षित लक्ष्य था और वास्तव में जो परिणाम मिल रहे हैं उसमें अगर कोई विसंगति है तो जनता से फीडबैक लेना। तो इस प्रकार यह जो प्रशासन होता है वो क्लाइंट ओरिएंटेड होता है, वह अपने ग्राहक केंद्रित कह सकते हैं या नागरिक केंद्रित, सिटीजन सेंट्रिक या कस्टमर ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो इसमें जो नागरिक होते हैं उनकी भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि एक क्लोज इंटरेक्शन आप यहाँ पाएंगे। यानी जो प्रशासकीय राज्य के जो अधिकारी हैं वो उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहाँ उनको विकास करना है या उन लोगों से मिल रहे हैं जिनसे उनको क्या करना है, उनके जीवन को बेहतर बनाना है। तो उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उनसे बातचीत करना,
इसके बगैर तो संभव ही नहीं है कि आप जान सके कि भाई हम जिनको भला करना चाहते हैं उनकी क्या समस्या है, तो उनसे हमसे मिलना पड़ेगा, उनसे हमको क्या करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। तो ये एक क्लोज इंटरेक्शन प्रशासन का नागरिकों के साथ, इसमें क्लोज इंटरेक्शन दिखाई देता है। और इसलिए ये एक इसकी विशेषता के रूप में उभर कर आती है। हम ये सदैव इस बात की को महत्व देते हैं कि अगर लोकतंत्र है तो शासन के निर्णयों में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। ये लोकतंत्र की एक पहचान होती है, इसको आप एसिड टेस्ट भी कह सकते हैं। तो प्रशासन यदि अपने ग्राहकों के लिए उनसे बातचीत करता है, उनकी समस्याओं को समझता है और उनकी समस्याओं को सॉल्व करता है, जिसको कहते हैं डोर स्टेप पे जाकर सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे आपने नाम सुना होगा प्रशासन शहरों की ओर, गाँव की ओर, तो ये डोर स्टेप सर्विसेज है कि उनकी प्रॉब्लम को समझे, जाने और इमीडिएटली जो है उसको डिलीवर करें, सर्विसेज डिलीवर करें। तो ये जो इंटरैक्शन है ये एक लोकतंत्र की खास पहचान है। और प्रशासकीय राज्य में हम ऐसा देखते हैं, मतलब ऐसा पाते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो है, जो उनको टारगेट दिया जाता है, तो जो टारगेट ग्रुप होता है उनके साथ उनका क्लोज इंटरैक्शन होता है। इसकी एक विशेषता यह है, ये गैरिजन स्टेट है ना। गैरिजन का मतलब होता है जैसे कि सेना लेकर हम चल रहे हैं और उस सेना में सभी जो है अपने अपने कार्य को करने में माहिर लोग हैं। तो जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया प्रशासन गांव की ओर, तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो भी आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, आप पूरा एक लवाजमा जिसको कहते हैं दल बदल वहाँ पहुँच गए और उनसे पूछा उनकी क्या समस्याएँ हैं। तो आपने उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, इमीडिएटली उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है नियम के अनुसार वो आपने फैसले लिए और उसको सर्विसेज डिलीवर की। तो ये जो अप्रोच है ये गैरिजन स्टेट के रूप में दिखाई देता है। इसी को गैरिजन स्टेट कहते हैं। गैरिजन का मतलब होता है कि वी आर फुल्ली कैपेबल, हम पूरी तैयारी है हमारे पास सभी संसाधन मौजूद हैं, हम सभी विशेषज्ञ हैं, वी आर द बेस्ट, वी कैन डिलीवर, टेल अस द प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। तो ये एक बहुत बड़े सक्षम दल के रूप में नागरिकों तक पहुंचता है और उनकी समस्याओं का समाधान कर देता है। तो इसको गैरिजन स्टेट के रूप में भी हम देख सकते हैं, ये इसकी एक विशेषता है। अब हम उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, भाई प्रशासकीय राज के क्या गुण होते हैं। तो अभी तक जितनी बातें की उससे आपको जाहिर है कि भाई ये जो प्रशासकीय राज्य होता है, ये प्रशासनिक इसमें अधिकारी जो होते हैं बड़े प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी नियम निर्माण से लेकर और नियमों को क्रियान्वित करना, और फिर जो है उनका उद्देश्य होता है कि वो जो जिस कार्य के लिए वो प्रयास कर रहे हैं उसका परिणाम उनको प्राप्त हो। तो ये जो अप्रोच होती है इसमें ये एक चीज़ ध्यान रखने की है, ये तो इसकी विशेषता हो गई, लेकिन अगर हम कहें कि इसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, ये इसके फीचर्स क्या हैं या इसके मेरिट्स क्या हैं, तो आप बताएंगे कि यद्यपि ये पॉजिटिव स्टेट है, लेकिन इस पॉजिटिव स्टेट होने में भी ये नियम को महत्व देता है। ऐसा नहीं कि ये सिचुएशन के अनुसार चीज़ों को बदल दे या किसी दो व्यक्तियों के बीच कोई भेदभाव करे। एक नियम के अनुसार काम करने की इसके अंदर प्रवृत्ति होती है। और नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो ग्राहकों के साथ कोई भेदभाव न किया जा सके। जहाँ नियम में ढील दी जाती है वहाँ भेदभाव हो जाता है, वहाँ भ्रष्टाचार हो जाता है। तो ये इसका विशेषता है प्रशासकीय राज में कि ये यहाँ जो गवर्नेंस होता है, ये जो स्टेट होता है, यह नियम के अनुसार कार्य करता है। और जब यह नियम को महत्व देता है, नियम के अनुसार कार्य करता है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि यह सबको समान अवसर देगा। यह क्या करेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये इसका एक गुण है। दूसरा, जैसे आपने अभी तक एक धारणा बन गई होगी आपकी कि एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली इसकी होती है, काम करने का एक निश्चित तौर तरीका होता है, एक मेथड है, एक प्रोसीजर है, जिसके माध्यम से गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है और उसको डिलीवर करता है। तो बड़ा सिस्टमैटिक आप कह सकते हैं, व्यवस्थित कार्य प्रणाली कार्य करने की प्रशासकीय राज्य में। यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं, यहाँ पर कोई पॉपुलिज्म नहीं है कि भाई हम जो है लोगों को खुश करने के लिए हमने तत्काल जो है ताली बजवानी है, हमने कोई एक फैसला कर लिया, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, प्रशासकीय राज्य में जो भी कार्य होता है वो एक नियम प्रक्रिया के अनुसार होता है और उस प्रक्रिया के अनुसार ही
वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और उनका वितरण किया जाता है। ये जो इसकी विशेषता है तीसरी, योग्य व्यक्तियों द्वारा शासन। इसका अभिप्राय यह है कि प्रशासकीय राज्य में जो भी अधिकारी कर्मचारी वर्ग होता है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उनकी नियुक्तियां की जाती है। तो या तो विश्वविद्यालय में जो उन्होंने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की या पद संबंधी कोई आप में तकनीकी दक्षता आप में होनी चाहिए या ज्ञान होना चाहिए, तो जैसा पद के कर्तव्य दायित्व है उसके अनुसार यदि आप योग्य हैं और प्रतियोगी परीक्षा में आपका चयन हुआ तो आप उस पद को धारित करते हैं। तो ये जो व्यवस्था है यह प्रशासकीय राज्य में आप देखिए, चूँकि प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों का प्रभुत्व होता है और प्रशासनिक अधिकारियों का जो चयन होता है वह प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होता है, योग्यता के आधार पर होता है, शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के आधार पर होता है। तो यह जो पूरा जो एक हम कह सकते हैं दल है, समूह है प्रशासनिक वर्ग का, लोक सेवकों का या नौकरशाही का, वो योग्य व्यक्तियों के द्वारा होता है जो अपने कार्य को करने में कहते हैं ना कि दक्ष, कुशल और पेशेवर होते हैं। तो ये इसकी एक विशेषता बन जाती है। अब आप इसकी तुलना देख लीजिए, लोकतंत्र से कर देख लीजिए कि जहाँ पर जो राजनीतिक जो प्रतिनिधि लोग होते हैं, कोई आवश्यक नहीं को पढ़े लिखे हों, कोई आवश्यक नहीं कि आपके शिक्षा मंत्री कोई PhD के व्यक्ति हो, ये कोई आवश्यक नहीं होता। ये आवश्यक नहीं होता कि आपके रक्षा मंत्री जो है कोई ब्रिगेडियर या कोई कर्नल रहे हों। तो यहाँ पर पद को जो धारण कर रहा है लोकतंत्र में जो मंत्री होता है वो कोई आवश्यक नहीं कि उस विषय का ज्ञाता हो, लेकिन प्रशासकीय राज में जो अधिकारी वर्ग हैं जो वो अपने विषय को जानने वाले होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनकी नियुक्ति शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के आधार पर की जाती है। और चूँकि प्रशासकीय राज में अधिकारियों का प्रभुत्व होता है और वे नियुक्त किए जाते हैं, एक उनका कार्यकाल होता है, निश्चित कार्यकाल होता है सेवानिवृत्ति का, तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, इसलिए इस पूरी व्यवस्था में एक स्टेबिलिटी होती है। अगर आप तुलना करें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स के साथ, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रतियोगी जो है क्या कहते हैं लोकतंत्र के साथ अगर हम तुलना करें प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के साथ, तो देखिए कि जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो 5 वर्षों के लिए संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में चुने जाते हैं, भारत में 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, लेकिन इन 5 वर्षों में भी सरकारें गिर जाती हैं यदि उन्होंने अपना बहुमत खो दिया है तो, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि स्टेबिलिटी नहीं रहती है, स्थायित्व तो नहीं रहता है। वो अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम उनकी कोई अवधि नहीं होती। सरकारें 13 दिनों में भी गिर गई, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार जो है 13 दिन में गिर गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत तो जो स्थायी कार्यपालिका जो होती है वो बनी रहती है, लेकिन जो प्रतिनिधि कार्यपालिका होती है वो जिसको हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं वो अस्थायी होती। तो डेफिनेटली अगर आप अच्छे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए। अगर वह वर्ग जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और वितरण कर रहा है वो उसी में स्थायित्व नहीं है तो उसकी नीतियों में उसकी योजनाएं कार्यक्रम जो है वो अस्थिर होंगी, उसमें एक निरंतरता का अभाव हो जाएगा। इसलिए स्थायित्व एक महत्वपूर्ण बात है जो प्रशासकीय राज्य में दिखाई देती है। त्वरित कार्यवाही, जैसा हमने आप बताया आपको, त्वरित कार्रवाई का मतलब हुआ हमने सिचुएशन को देखा, प्रॉब्लम को देखा, उसको एनालाइज किया, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। चूँकि आप विशेषज्ञ स्वयं हैं, इमीडिएटली आपने जो है एक क्लिनिकल मेथड के माध्यम से यानी समस्या को देखा, समझा। जैसे एक डॉक्टर जो है अब पेशेंट को देखता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, प्रेस्क्राइब करता है, ज़रूरत पड़ती है दूसरे और भी ट्रीटमेंट करता है और उसका उद्देश्य ठीक करना। तो प्रशासकीय राज्य भी कुछ इसी किस्म का होता है कि वह प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली सॉल्व करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी जो है बनावट जो कह सकते हैं, उसका जो एटीट्यूड, उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो विशेषज्ञ होने की वजह से प्रॉब्लम को जल्दी समझती है और उसका समाधान करने का प्रयास भी करती है। तो ये सारे इसके गुण हैं। अब इसके दोषों की बात करें तो देखिए गुण और जो दोष होते हैं, जब भी हम किसी व्यवस्था के गुण और दोषों की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि इन दोनों के बीच में कोई एक दीवार सी खड़ी है कि ये गुण बिल्कुल अलग हो गए और दोष बिल्कुल अलग हो गए, ऐसा नहीं होता। जो जिसको आप गुण कह रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ क्या उसका कुछ हम कह सकते हैं डिसफंक्शनल एस्पेक्ट होता है ना। अब कार्यात्मक प्रभाव या दुष्प्रकार्यात्मक प्रभाव भी होता है।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें कि प्रशासकीय राज्य जो है, इसमें चूँकि महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, इसमें अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन ध्यान रखिए, वो हैं तो विशेषज्ञ, वो बेहतर तरीके से जो है चीज़ों को समझते हैं और कार्य कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या लोकतंत्र में क्या है कि जो नागरिक हैं उनका उनके ऊपर नियंत्रण नहीं है। आज आप किसी प्रशासनिक अधिकारी के कार्य प्रणाली से या उसके व्यवहार से आप अगर क्षुब्ध हैं, आपको पीड़ा है, तकलीफ़ है, तो आप उसको हटा नहीं सकते। जबकि लोकतंत्र में होना क्या चाहिए कि जनता सर्वोपरि होनी चाहिए, जनता का नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन जनता का नियंत्रण होता है, लेकिन किसके ऊपर होता है? वो होता है प्रतिनिधियों के ऊपर। आप प्रतिनिधियों से तो एक प्रकार से रिवेंज या बदला, या आप कह सकते हैं हम सिखा देंगे तुमको, बता देंगे तुमको, दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड यू कैन नर्स अगेंस्ट योर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, कि 5 साल बाद जो अगली बार जब ये वोट मांगने आएंगे तब तो हम जो है इनसे हिसाब बराबर कर लेंगे। लेकिन आप अधिकारियों को न तो आप नियुक्त करते हो, ना आप हटा सकते हो, आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो, तो आपका उनके ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रह जाता। तो इसलिए ये लोकतांत्रिक मूल्यों का विरोधी है इस दृष्टि से कि जनता का इसके ऊपर नियंत्रण नहीं है और ये जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है। यह जो भी कार्य करते हैं अधिकारी वर्ग, ये अपने राजनीतिक मंत्रियों या अधिकारियों, उच्च अधिकारियों के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। ये आम जनता से इनको कोई भय नहीं है। उनको ये पता है कि जनता जो है हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, हमारा एक फिक्स्ड टेन्योर है और हम पद पर बने रहेंगे या हटेंगे, इसका फैसला जनता के हाथ में नहीं होता। तो इसलिए ये लोकतांत्रिक मूल्यों का विरोधी है, क्योंकि यह अनुत्तरदायी होता है जनता के प्रति। दूसरी बात कि प्रशासकीय राज में, जैसा हमने आपको बताया था कि प्रशासकीय राज में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये तीनों की जो शक्तियां हैं वो केंद्रीभूत हो जाती हैं प्रशासनिक अधिकारी वर्ग में, नौकरशाही में हो जाती है केंद्रीभूत। तो यहाँ पर अगर आप एक ही संस्था में तीनों प्रकार की शक्तियाँ इकट्ठी हो जाएँ तो फिर तो वो कैसा हो जाएगा, तो आपको ऑटोक्रेटिक बिहेवियर करेगा। वो जो है अधिकारी, उसके अंदर एक अधिनायकवादी शक्ति उसके अंदर आ जाएगी कि वही तो कानून बना रहा है, वही तो क्रियान्वित कर रहा है और उसी को जो है न्याय करना है। अगर किसी एक व्यक्ति में ऐसा हो जाए तो जैसे कह सकते हैं प्राचीन काल में या मध्यकाल में राजाओं की जो स्थिति हुआ करती थी, तो ये तो राजा बन जाएंगे। तो ये इसीलिए प्रशासनिक राज्य जो होता है, प्रशासकीय राज्य, इसमें हम क्या पाते हैं कि ये शक्ति पृथक्करण का इसमें अभाव होता है। इसमें बैलेंस ऑफ, न तो सेपरेशन ऑफ पावर होता है, ना बैलेंस ऑफ पावर होता है। तो यहाँ पर तीनों भूमिकाएं जो राज्य के सरकार की होती हैं, सरकार की तीनों भूमिकाएं इसके अंदर आ जाने से यह जो है शक्ति का एक केंद्र बन जाता है, अहम, इसका बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एक नया पावर सेंटर के रूप में डेवलप हो जाता है, जो कि न तो जनता के प्रति उत्तरदायी है और चूँकि ये विशेषज्ञ है, इसलिए आप इसके साथ, इस पर आप नियंत्रण करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इसके अंदर एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इसको लगता है कि हमने जो फैसला किया वो सही है। तो ये एक पेरेंट चाइल्ड टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो है आप यहाँ पर देखेंगे कि अधिकारी अपने आप को ना सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, सर्वबुद्धिमान समझते हैं, उनको लगता है उनकी जो दृष्टि में उचित है वही सही है। आप जो जनता है एक रेसिपिएंट यानी कि एक प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। आपको जो मिल रहा है आप अपना भाग्य समझिए, धन्यवाद कीजिए। आप विरोध नहीं कर सकते, उनको हटा नहीं सकते, उनको नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए ये एक प्रकार का ऑफिशियल डम जिसको कहते हैं ना, किंगडम, उसी तरह ऑफिशियल्स का ये एक डम बन जाता है, यानी कि इनका एक नियंत्रण, ज़बरदस्त नियंत्रण हो जाता है। और ये इस चीज़ को कोई भी व्यक्ति जो आज के भारतीय प्रशासन के को अच्छे से देखता है, समझता है या उसका पाला पड़ा है, गो टू एनी ऑफिस and you can feel the power and the aura of bureaucrats, how do they behave with people, common man। तो ये जो है भाव जो है सामंतवाद एक नए रूप में आपको वहाँ दिखाई देगा। तो इसलिए अनुत्तरदायी है ये जो है, इसकी जो प्रवृत्तियाँ होती है वो अधिनायकवादी प्रवृत्तियाँ होती है, सामंतवादी सोच रहती है इसके अंदर, और ये शक्ति जो है कि इसकी ज़बरदस्त लालसा होती है, पावर मॉन्गरिंग जिसको बोलते हैं। तो नौकरशाही के ये सब कुछ दोष हैं। और जैसा मैंने आपको कहा था नियम के अनुसार कार्य करना, एक हमने विशेषता बताई थी, क्योंकि यह भेदभाव नहीं होने देता नियम। लेकिन दूसरी बात ये है कि
अगर हर काम नियम के अनुसार करो तो आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। जैसे मिस्टर एक्स आए आपके पास, उनकी एक प्रॉब्लम अलग किस्म की है, पर नियम के अनुसार आप उनकी मदद नहीं कर सकते, जबकि उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है। तो वैसे में क्या होगा, आप मना कर दोगे कि नहीं साहब, हम आपकी बात मान ली, आप वास्तव में नीडी हैं, आपकी ज़रूरत है, लेकिन हम आपकी मदद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि नियम के अनुसार, नियम नहीं कहता ऐसा, या ऐसा कोई नियम नहीं कि हम आपकी मदद करें। तो लोचशीलता नहीं, यानी व्यक्ति की ज़रूरतों के अनुसार, है ना, आप जो है नियमों में फेरबदल नहीं कर सकते। तो इसलिए क्लाइंट जो है, कस्टमर जो है, एक कस्टमाइजेशन नहीं कर पाते हैं आप। आपको गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करनी है, लेकिन आप ग्राहक की ज़रूरतों के अनुसार आप वो काम नहीं कर रहे। ये ठीक उसी किस्म की बात हो गई कि आप अपने लिए जब क्या कहते हैं, रेडीमेड पैंट खरीदने जाते हैं, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम जाते हैं तो भाई ये पैंट, कोई भी ऐसा पैंट नहीं होता जो मुझे फिट हो जाए, है ना। या तो उसको वो छोटा होगा तो उसको बड़ा करो, या लंबे हैं उसके पैर तो उसको कटवाओ, तो आपको ऑल्टर करना पड़ता है। लेकिन अगर हम दर्जी से जाकर, टेलर के पास जाकर और हम अपने कपड़े सिलवाते हैं तो हमारे नाप के अनुसार वो जो है कपड़े सिल देता है। तो वो जो टेलर कट जिसको बोलते हैं ना, उसका अर्थ यही हुआ कि कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा हम उसको सर्विसेज डिलीवर करें। तो जब आप नियमों में चीज़ों को बांध देते हो, यानी कि फिक्स कर देते हो, तो फिर आप टेलर कट जिसको कहते हैं सर्विस नहीं दे सकते, आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हो। तो ये एक भारी समस्या है प्रशासकीय राज्य की कि यह नियमों को अधिक जड़ता से पकड़ लेता है और उसी अनुसार जो है व्यवहार करता है। अगर आपकी जो डिमांड है वो नियमानुसार है तो हो जाएगी, और अगर नियमानुसार नहीं है तो फिर आप भली आपकी जो ज़रूरतें जेन्युइन है, आपकी आवश्यकताएं जेन्युइन है, आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, लेकिन आपको सेवाएं नहीं मिल पाई। इसीलिए ये लक्ष्य विस्थापन की एक समस्या पैदा होती है। प्रशासकीय राज्य एक तरफ अपने आप को ये कहता है कि हम एक गैरिजन स्टेट हैं, हम जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए सक्षम समूह दल हैं, ये एक तरफ ये बात। दूसरी तरफ ये कहता है कि हम जो है स्थिति को परिवर्तन करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ नियम को पकड़ कर बैठ गए आप। तो ये आपका जो गोल है वो डिस्प्लेस हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग पीपल, इंस्टेड ऑफ डेवलपमेंट, आप रूल ओरिएंटेड हो जाते हो। तो ये देयर इज़ ए गोल डिस्प्लेसमेंट, इसी को कहते हैं लक्ष्य का विस्थापन। तो बाकी सारी बातें जो हमने दोष में बताई थी, यह श्रेष्ठता भाव से ग्रसित मानसिकता इनकी होती है, ये अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। तो ये सारी बातें प्रशासकीय राज्य के दोष के संदर्भ में देख सकते हैं। अगर हम अब इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें तो हम कहेंगे कि देखो, प्रशासकीय राज्य जो है वो अच्छा तो है, अच्छा इसलिए है क्योंकि यह विशेषज्ञों की संस्था है। वी आर गवर्न बाय स्पेशलिस्ट। तो ये अच्छी बात है कि विशेषज्ञ लोग हमारे ऊपर शासन करते हैं। लेकिन बुराई इसलिए है कि ये हमारे प्रति अकाउंटेबल नहीं, उत्तरदायी नहीं है, इन पर जनता का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। इसलिए जो अच्छाई भी है तो बुराई भी है। इसलिए हमने इसको क्या कहा, यह एक अपरिहार्य बुराई। अपरिहार्य इसलिए कहा कि जैसे जैसे लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्रशासकीय राज्य स्वतः, है ना, बढ़ता चला जाता है। प्रशासकीय लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बढ़ी हुई, प्रशासकीय राज्य अपने आप आ गया। तो आप लोक कल्याणकारी राज्य को समाप्त तो नहीं कर सकते हो। आप तो ये नहीं कहोगे कि भाई हमें लोक कल्याणकारी राज्य नहीं चाहिए, तो आप कहोगे नहीं, वी नीड अ स्टेट विच इज़ वेलफेयर ओरिएंटेड। तो वेलफेयर ओरिएंटेड है तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए आवश्यक भी हो गया, अपरिहार्य भी हो, ये तो होना ही है। और बुराई इसलिए है कि ये रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल नहीं होता जनता के प्रति। दूसरी जो बात है कि नौकरशाही जो है ये एक अच्छा सेवक होती है किंतु बुरा मालिक। हमको नौकरशाही से परेशानी नहीं, वी आर नॉट अगेंस्ट ऑफिसर्स। हम अधिकारी और कर्मचारी के या इस अधिकारी तंत्री व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहे। वे विशेषज्ञ हैं, बड़ी मेहनत से उन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध कर और वो जो है अपने पद को प्राप्त किया है। हमें तो ऐसे लोग चाहिए जो दक्ष हों, कुशल हों। परंतु प्रॉब्लम क्या होती है कि इनके ऊपर जिनका नियंत्रण होना चाहिए, जिन राजनीतिक अधिकारियों का, राजनीतिक व्यक्तियों का, प्रतिनिधियों का नियंत्रण होना चाहिए, वो नियंत्रण करने वाले जो लोग होते हैं वो स्वयं सक्षम नहीं होते, वो स्वयं नौसिख ही होते हैं।
वो उनमें खुद ज्ञान का भाव होता है। इसलिए क्या होता है कि ये जो अधिकारी वर्ग होता है वो बड़ा शक्तिशाली हो जाता है। वो तरह तरह के नियम कायदे कानून बताकर और उलझने पैदा करके तकनीकी वो जो है अपने जो उनके जो बॉस हैं, मंत्री जो हैं, उनको वो क्या करते हैं, घुमा देते मतलब उनको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। वो उनसे वो कार्य करवा लेते हैं, वो फैसले करवा लेते हैं जो वो उनके हित में होता है। तो इसलिए ये हमने इसकी तुलना की ऐसे घोड़े से। घोड़ा तो हमेशा ही अच्छा होता है, कौन नहीं चाहता है कि हमारे पास एक घोड़ा हो, है ना। लेकिन घोड़े को है ना इस्तेमाल करने के लिए आपको एक अच्छा घुड़सवार भी होना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट अ गुड हॉर्स राइडर, व्हाट विल हैपन? आप घोड़े पर चढ़ेंगे, घोड़ा उठाकर पटक देगा, आपकी टांगें टूट जाएगी। तो बात ये हुआ कि अच्छे घोड़ा तो चाहिए। घोड़े से हमें कोई परेशानी थोड़ी है। परेशानी किससे है? आप अच्छे सवार नहीं हैं। तो उसी तरह नौकरशाही अच्छी चीज़ है, प्रशासकीय राज्य से किसी कोई परेशानी नहीं हो सकती, बशर्ते इसके ऊपर क्या होना चाहिए, प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। इसीलिए नौकरशाही के विस्तार की समस्या नहीं, समस्या क्या है, उस पर प्रभावी नियंत्रण की। और राजनीति और जनता, नागरिक, सजग नागरिक, ये मिलकर प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। और इसीलिए आजकल आप देखेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू सर्विस, इस तरह के जो अधिकार, सिटीजन चार्टर, ये सारी बातें उभर कर आई हैं। और एक सिविक सोसाइटी की बात होती है कि भाई लोग जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के आधार पे भी जो है अपने अधिकारों की बात करते हैं। तो जैसे जैसे सिविक सोसाइटी डेवलप होती जाएगी, नागरिक समूह, नागरिक समाज का विकास होगा, वैसे वैसे क्या होगा, लोग जागरूक होंगे अपने अधिकारों के प्रति, वो संगठित होंगे, अपने अधिकारों को अच्छी तरीके से परिभाषित कर पाएंगे, वो बार्गेन कर सकेंगे, वो प्रेशराइज कर सकेंगे, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सकेंगे। तो एक तरफ स्वस्थ नागरिक समाज का विकास और जिसको कहते हैं समझदार और जानकार राजनीतिज्ञ, ये दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, प्रशासनिक जो तंत्र है या ब्यूरोक्रेसी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इस तरह से घोड़ा जो है काबू में आ जाएगा और आप जो है एक तेज़ गति से अपने व्यवस्था का विकास कर सकते हैं। तो हमने ये बात कही है कि लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करो, यानी कि अच्छे नागरिक जो है कैसे होने चाहिए, वो जागरूक होने चाहिए, नागरिक सजग बने, सही प्रतिनिधि चुने जो सक्षम प्रतिनिधि है। आप दोनों मिलकर प्रशासकीय व्यवस्था और तंत्र को नियंत्रित करें, तो यह जो है प्रशासकीय राज्य अपने आप में बेहतर परिणाम देने वाली व्यवस्था बन सकती है। आशा करता हूँ आपने समझा होगा और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको भेजे जाएंगे, आप उनको अटेम्प्ट करें। और फिर जो है कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि आपने चीज़ों को अच्छे से समझा। थैंक यू वेरी मच।